हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड टू सर एकेडमी। आज हम लोग देखेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। तो एक्चुअली में मोशन इन वन डायमेंशन जो है ये आता है फिजिक्स का मैकेनिक्स चैप्टर के अंदर में। तो मैकेनिक्स चैप्टर जब आप जाएंगे तो 17th सेंचुरी में हम लोग सबसे फर्स्ट टाइम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन हुआ था, जो न्यूटन और गैलीलियो दोनों मिलके एक खोज के निकाले थे, गैलीलियो और न्यूटन। तो एक्चुअली में इस चैप्टर में हम लोग ये डील करते हैं कि जब भी कोई बॉडी मोशन में होता है तो उसको स्टडी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखा यह गया कि रात को स्टार्स का पोजीशन चेंज करता था। तो उसे ह्यूमन ने ऑब्जर्व किया और देखा कि स्टार्स मूव कर रहा है। वहीं से हम लोग का पहला हिस्टोरिकल एविडेंस आता है मोशन का। इसीलिए स्टार्स को वंडरर्स बोला गया, क्योंकि स्टार अपना मोशन चेंज करते थे। तो ह्यूमन बीइंग्स इंटरेस्टेड हो गया मोशन स्टडी करने में, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स का। तो अब 17th सेंचुरी में 17th सेंचुरी में न्यूटन ने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए मोशन को स्टडी करने के लिए। तो मोशन कई प्रकार के होते हैं, काफी टाइप का मोशन होता है। अभी क्लास 9 में हम लोग को सिर्फ पढ़ना है मोशन इन वन डायमेंशन। पर जब हम लोग क्लास 11 में जाएंगे तो ये मोशन इन टू डायमेंशन भी होगा, जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और भी टाइप का मोशन आएगा, लाइक सर्कुलर मोशन आएगा, रोटेशन मोशन आएगा, वाइब्रेशन मोशन आएगा। इस सारे को स्टडी करना है हम लोग को। तो मोशन को स्टडी करने के लिए इस चैप्टर में हम लोग बेसिक टर्म्स डिफाइन करते हैं, जिससे मोशन का स्टडी करना आसान हो जाए। ठीक है। तो देखिए, पूरा फिजिक्स में जो हम लोग टर्म्स डिफाइन करते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी का हेल्प से डिफाइन करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी वो चीज होता है जो कोई भी फिजिक्स का फेनोमेना को मेजर करने में हेल्प करे, कोई भी फिजिक्स का फेनोमेना को मेजर करने में हेल्प करे। तो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स के होते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो अगर स्केलर क्वांटिटी के बारे में हम लोग बात करें तो स्केलर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताए। लाइक कि हम लोग उस क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आप देखोगे तो सिर्फ इसमें एक टर्म जो एग्जाम में आपको भूलना नहीं है वो है मैग्नीट्यूड। अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन, तो टीचर क्या देखेगा? दो टर्म देखेगा। पहला देखेगा कि आप फिजिकल क्वांटिटी लिख रहे हो कि नहीं। दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग का वेट, हम लोग का मास। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग का क्या है? मास। टेम्परेचर, टेम्परेचर। प्रेशर भी है, ये भी पढ़ना है हमें आगे। इस चैप्टर में हम लोग को जो देखना है क्वांटिटीज, वो है स्पीड। स्पीड जो है इस चैप्टर का वो होगा आपका स्केलर क्वांटिटी। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस। तो जैसा कि यहां लिखा भी हुआ है, मास स्केलर क्वांटिटी में मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी नहीं है। स्पीड, वर्क, पावर, प्रेशर, हीट, ये सारा सारा का सारा स्केलर क्वांटिटी है। हम्म। तो वेक्टर क्वांटिटी ये होता है जब भी हम लोग ऐसा क्वांटिटी से डील करते हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को इनटेक करके उसका रिजल्ट्स ना आ सके, तो वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दूं तो सपोज करो, अगर एक बॉडी है और बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस बॉडी पे एक और फोर्स लगा दें,
सपोज करो 12 न्यूटन का, तो नेट फोर्स बहुत इजीली आप लोग बोल दोगे, नेट फोर्स आप लोग बहुत इजीली बोल दोगे, क्या बोल दोगे नेट फोर्स? 10 माइनस 12, तो आप लोग बोल देंगे 2 न्यूटन। लेकिन अगर सेम केस को, अगर केस को हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दें, अगर इधर 10 न्यूटन और सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दें, तो अब हम लोग क्या नहीं कर सकते? तो हम लोग डायरेक्टली फोर्स को अब सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। 10 माइनस 12 2 न्यूटन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। वेक्टर क्वांटिटी आपका सिंपल अर्थमेटिक का एडिशन या सब्सट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है। तो ये केस हम लोग को क्लास 11 में देखना है कि कैसे कोई वेक्टर क्वांटिटी का हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसीलिए हम लोग वेक्टर क्वांटिटी पढ़ना स्टार्ट किए, क्योंकि एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम लोग वेक्टर क्वांटिटी पे नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आपको अगर दो स्पीड दिया हुआ है, तो दो स्पीड को आप लोग ऐड नहीं कर सकते डायरेक्टली विदाउट डायरेक्शन को नोटिस में लिए हुए। तो ये है वेक्टर क्वांटिटी, और इसका डेफिनेशन में इसीलिए दो टर्म इंपॉर्टेंट है। पहला है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड तो इंपॉर्टेंट है ही, और इंपॉर्टेंट है इसका डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी को कभी भी एक्सप्रेस करने के लिए दो चीज हमें चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तभी वो एक्सप्रेस होगा। उसका एग्जांपल इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। इस चैप्टर में तीन हम लोग को वेक्टर क्वांटिटी पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो देखेंगे कि इसको एडिशन कैसे करते हैं फर्दर। और जब हम लोग स्केलर क्वांटिटी का बात करते हैं, तो स्केलर क्वांटिटी पे हम लोग एडिशन या सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, पर वेक्टर क्वांटिटी पे हम लोग एडिशन या सब्सट्रैक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। वेक्टर क्वांटिटी पे जो परफॉर्म कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, वेक्टर में हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल एडिशन। तो वेक्टर क्वांटिटी को अगर ऐड करना है, वेक्टर क्वांटिटी को अगर ऐड करना है, तो इसको हम लोग हायर क्लास में पढ़ते हैं वेक्टर एडिशन। जो क्लास 9 में नहीं पढ़ना है, तो दो वेक्टर क्वांटिटी को अगर ऐड करना है, तो ये वेक्टर लॉ से आता है, ये वेक्टर लॉ से आता है, जहां पे अगर आप दो वेक्टर को अगर ऐड करो, दो वेक्टर को अगर आप ऐड करो, तो फिर तीसरा वेक्टर कैसे आएगा? ये देखिए, अगर ये पहला वेक्टर है, तो वेक्टर में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये वेक्टर का डायरेक्शन हुआ और ये दूसरा वेक्टर है। तो इसका रिजल्टेंट जो होगा, जो रिजल्टेंट इसका होगा, जो रिजल्टेंट होगा इसका, वो होगा हेड टू टेल ज्वाइनिंग में, वो होगा हेड टू टेल ज्वाइनिंग में। ये हुआ वेक्टर ए, ये हुआ वेक्टर बी, और ये हुआ वेक्टर सी, ये हुआ इसका थीटा, जहां पे इंक्लाइन। तो ये है वेक्टर लॉ। और अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखना चाहोगे, मैग्नीट्यूड देखना चाहोगे, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट। तो इस तरह से दो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग ऐड कर सकते हैं, जो क्लास 11 में हम लोग को देखना है। फॉर्चुनेटली अभी नहीं देखना है क्लास 9 में, पर बता दिया फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। हाँ, तो पूरे चैप्टर का मैं आपको एक बार फ्लो बता देता हूँ, चैप्टर में पूरा फ्लो क्या है। तो क्लास 9 में जो चैप्टर का फ्लो है, हम लोग को फर्स्ट पढ़ना है स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। हम लोग देख के ये बता सके कि कौन सा क्वांटिटी स्केलर है, कौन सा क्वांटिटी वेक्टर है। तो ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? पहले तो कुछ क्वांटिटी आपको याद रखने होंगे, जैसे कि स्केलर क्वांटिटी मैंने बताया, मास है, लेंथ है, टेम्परेचर है। इस चैप्टर में है स्पीड और डिस्टेंस। वेक्टर क्वांटिटी मैंने जैसे बताया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग को स्टार्टिंग करना है डिस्प्लेसमेंट से, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, बस इतना ही वेक्टर क्वांटिटी हम लोग को स्टडी करना है।
आगे जाएंगे तो एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों आएगा जो वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब इस चैप्टर में हम लोग मोशन को समझने के लिए, डिफरेंट मोशन को समझने के लिए हम लोग कुछ टर्म्स डिफाइन किए। तो मोशन को समझने के लिए हम लोग रेस्ट एंड मोशन समझेंगे, रेस्ट और मोशन क्या है। आगे जाके जैसे कि मैं बोल रहा था, तीन चीज है सिर्फ इस चैप्टर में। तीन चीज क्या क्या है? पहला चीज है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड और वेलोसिटी क्या है, और एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या है। बस ये तीन चीज है जो मोशन को स्टडी करने में हेल्प करता है हम लोग को, ये तीन चीज। इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी है, वो भी हम लोग बात करेंगे। तो ये सब को बात करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कब कोई बॉडी रेस्ट में होता है, अब कब कोई बॉडी मोशन में होता है। तो देखिए, रेस्ट और मोशन जरूरी इसीलिए है क्योंकि हम लोग कोई बॉडी को आइडेंटिफाई कर सके कब वो रेस्ट में था, कब वो मोशन में था। तो कभी भी रेस्ट और मोशन हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्ड यूज ना करके जो लोअर क्लास पे वर्ड यूज होता है उसको बोला गया है इमीडिएट सराउंडिंग। पर यही जब आप क्लास 11 का जेई मेन का फिजिक्स पढ़ोगे तो इस वर्ड को रिप्लेस कर दिया जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। इस वर्ड को रिप्लेस कर दिया जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। इस वर्ड को इससे रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो कभी भी कोई बॉडी अपना सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर मूव नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे वो बॉडी रेस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल, आप खड़े हो जाइए और अपने अगल बगल सारे चीजों को देखिए। तो जो चीज आपके रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रही है, जिसका पोजीशन फिक्स है अपना स्पेस और टाइम में, वो हो जाएगा हमारा रेस्ट पे। और अगर कोई बॉडी आपका रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप खड़े हैं, आपके रेस्पेक्ट में बाइक मूव कर रही है, तो उसका स्पेस चेंज कर रहा है, वो आपसे दूर जा रहा है, वो मोशन में है। और आपके रेस्पेक्ट में, तो यहां पे वर्ड जो इंपॉर्टेंस का है वो है आपका रेस्पेक्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट अगर वो आपका रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, और आपका रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है तो वो हो जाएगा मोशन में। तो एक्चुअली इस वर्ल्ड में कोई सा भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। कोई सा भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं है। इसीलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर, जस्टिफाई। रेस्ट एंड मोशन आर, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। रिलेटिव है टू ईच अदर। तो इसके माने क्या, इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये है, ये क्या आपसे जानना चाह रहा है कि आपको एक कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं। तो अगर आप कोई सा भी बॉडी को ऑब्जर्व करोगे, फॉर एग्जांपल आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन के अंदर आप बैठे हो, आपके सामने एक पैसेंजर बैठा है। तो जो आपके सामने पैसेंजर बैठा है वो आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, वो आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, ठीक है। लेकिन उस पैसेंजर को अगर कोई ट्रेन के बाहर से देख रहा है और ट्रेन चल रही है, तो सेम आदमी को बोला जाएगा वो मोशन में है। वो सेम आदमी को वो बोला जाएगा कि आदमी मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा देखो कि अगर कोई भी बॉडी एक कार पे जा रहा है, ठीक है, और दो पर्सन है यहाँ पे, पर्सन ए, पर्सन बी, ठीक है, और कोई इंसान ग्राउंड पे है, ग्राउंड से इसे ऑब्जर्व कर रहा है। अब समझो यहाँ पे पर्सन सी। अब देखो, रेस्ट और मोशन रिलेटिव है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो जो, अगर बॉडी ए बोलेगा, बॉडी ए बोलेगा कि बी रेस्ट में है, बी रेस्ट में है उसके रेस्पेक्ट में, लेकिन बॉडी सी क्या बोलेगा? बॉडी सी बोलेगा कि बी तो मूव कर रहा है, यानी मोशन में है। तो देखो,
अजीब बात क्या है कि एक ही बॉडी है, बी और बी, लेकिन एक आदमी बोल रहा है कि वो रेस्ट पे है, दूसरा आदमी बोल रहा है मोशन पे है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, जब आप कोई बॉडी को रेस्ट पे बोलते हो या मोशन पे बोलते हो, तो आप उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बोल रहे हो, जो इमीडिएट सराउंडिंग है वो क्या है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है, तो आप पूछोगे कि सर पहले आप ये बताओ कि आप किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हो। अगर अपना इमीडिएट सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में वो नहीं मूव कर रहा है तो रेस्ट पे है, और किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस या इमीडिएट सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है तो मोशन में है, राइट। जैसे कि अभी हम लोग अर्थ पे हैं, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में हम लोग अभी रेस्ट पे हैं, पर कोई इंसान अगर हम लोग को मून से ऑब्जर्व कर रहा है तो पूरा अर्थ रोटेट कर रहा है और मूव भी कर रहा है, तो वो हम लोग को रेस्ट में नहीं दिखेगा, उसके लिए हम लोग मोशन में हैं, नॉट इन रेस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप बॉडी को देखोगे कि कौन सा बॉडी रेस्ट पे है, कौन सा बॉडी मोशन में है, इस तरीका से देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो है। तो देखो, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है, कोई मोशन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सबसे सिंपल मोशन स्टडी कर रहे हैं, जो है मोशन इन वन लाइन। तो मोशन इन वन लाइन में सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, मैं आपको बता दूं। ये सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है, आप हायर क्लासेस में भी ये ऑब्जर्वेशन देखोगे। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है इस मोशन इन वन लाइन का, देखो। सबसे पहले हम लोग इसी केस में सिर्फ बता रहा हूं, हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि मोशन सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है। मीनिंग व्हाट, इसका मीनिंग क्या है कि सिर्फ इसका वन डायमेंशन है, इट इज मूविंग इन वन डायमेंशन, या कभी कभी सेम चीज को बोला जाएगा इट इज मूविंग इन एक्स एक्सिस ओनली, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ठीक है। मीनिंग व्हाट, अगर इसको आपको इमेजिन करना है तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, अ कार और अ बाइक मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड में मूव करना है, उसे उसे स्ट्रेट रोड में मूव करना है, उसे कोई टर्न नहीं लेना है, उसे कोई टर्न नहीं लेना है, ठीक है। स्ट्रेट रोड में मूव करेगा, कहीं भी उसका जो मोशन का पाथ होगा वो चेंज नहीं करेगा, उसे हम लोग 1D बोलेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव करेगा। और हायर क्लासेस में क्या होगा कि मोशन टू डायरेक्शंस में होगा, एक होता है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, और दो डायरेक्शन होने लगा तो वाई के अलॉन्ग भी मोशन पॉसिबल है, लेकिन हम लोग को यहां पे नहीं पढ़ना है। इस क्लास में, क्लास 9 और 10 में हम लोग को ये चीज नहीं देखना है। मोशन इन टू डायमेंशन हम लोग को पढ़ना है क्लास 11 में, जिसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। उस केस में बॉडी ऊपर भी मूव करता है, दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ बॉडी वन डायरेक्शन मूव करेगा। इसका मीनिंग ये है कि आप जितना न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हो, उस सारा न्यूमेरिकल्स में बॉडी वन डायमेंशन में ही मूव करने वाला है। तो ये आप खुद ब खुद अभी से जान लो कि जब भी मैं देखूंगा तो बॉडी का पाथ एक ही लाइन के लॉन्ग होगा, दो लाइन के लॉन्ग नहीं होने वाला, और सारा इक्वेशन, सारा फॉर्मूला इसी पे बेस्ड है। हम लोग सारा वन डायमेंशन के लिए ही फॉर्मूला लगाएंगे, कभी भी क्लास 12 में जाओगे, 11 में जाओगे तो भी वन डायमेंशन में ही लगाते हैं हम लोग फॉर्मूला, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस टर्म क्या बोला, अगर कोई बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल किया, तो इसको ट्रैवल करने में जो एक्चुअल पाथ वो लिया ट्रैवल करने का, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। इस केस में क्योंकि कार सिर्फ यहां से यहां स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया है, तो यही इसका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन सपोज करो, जरूरी तो नहीं है कि इतना इजी मोशन हो, जरूरी तो नहीं है कि इतना इजी मोशन हो। आपसे क्या पूछा जा सकता है, और आपसे सिंपली ये पूछा जा सकता है, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो जाएगा। यहां से एक क्वेश्चन में दिखाता हूं आपको, एक क्वेश्चन दिखाता हूं। देखो, एक क्वेश्चन दिखाता हूं, इसमें डिस्टेंस निकालना आएगा। तो देखो, डिस्टेंस को समझते हैं कैसे है। डिस्टेंस का मतलब सिर्फ ये होता है, डिस्टेंस निकालने से पहले एक आप प्रैक्टिस करना, ओरिजिन हमेशा ढूंढना कहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है। तो सपोज करो एक पॉइंट से एक बॉडी थोड़ा दूर में, तो मैं स्केल से तो लाइन से, शिप शिप से भी चलेगा, ठीक है। सपोज करो एक बॉडी, सपोज करो एक बॉडी कि इस डायरेक्शन में गया, इसको आपके क्वेश्चन में ईस्ट दे सकता है या एक्स एक्सिस दे सकता है, ठीक है।
उसके बाद ये रुका नहीं, यहां से कंटिन्यू किया। मान लो बोलेगा यहां से इट टुक अ लेफ्ट टर्न, इट टुक अ लेफ्ट टर्न एट 90 डिग्री, सपोज करो, इतना ही पे भी रुकते हैं। तो आपसे पूछेगा ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ए बी सी, देखो, और मान लो ये है आपका 4 किलोमीटर्स और ये 3 किलोमीटर्स। आपसे पूछेगा ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप क्या बोलोगे? आप कुछ नहीं करोगे, आप एक्चुअली इस लेंथ को ऐड कर दोगे, जितना भी एक्चुअल पाथ है। तो वर्ड इसमें क्या आएगा, अगर मैं डेफिनेशन आपको शो करूं तो वर्ड आएगा द एक्चुअल पार्ट टेकन बाय द बॉडी, द टोटल लेंथ, द टोटल लेंथ और द एक्चुअल लेंथ। तो वर्ड जो क्रिटिकल है डेफिनेशन जब आपको लिखोगे एग्जामिनेशन में, तो ये टोटल लेंथ लिखना जरूरी है, ये टोटल लेंथ लिखना जरूरी है। टोटल लेंथ या द एक्चुअल लेंथ टेकन बाय द बॉडी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इट इज द एक्चुअल लेंथ, तो सारे को हम लोग ऐड कर देंगे, ये एक्चुअल पाथ है, ठीक है। तो अभी क्लास 9-10 में सिंपल ज्योमेट्रिकल शेप्स का आपको सिर्फ और सिर्फ ऐड करने आ सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करने आ सकता है, ऐड। तो इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या लिख देंगे, एक्चुअल पाथ क्या है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या है, ए बी प्लस बी सी, यही है। ए बी 4 है और बी सी है आपका 3, टोटल हो जाएगा 7 किलोमीटर्स। इस क्वेश्चन को हम लोग फर्दर और कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। इस क्वेश्चन को हम लोग फर्दर कैलकुलेट और कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में मे भी आपको दे दे कि ये और आगे पार्ट ट्रेवल किया और इधर चला गया, जितना भी जाए, जैसे भी जाए, हम लोग कोई इससे टेंशन नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस सारा पाथ को ऐड करते जाएंगे और डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। डिस्टेंस का मतलब है एक्चुअल पाथ जो ट्रैवल किए। अब इसी में आता है डिस्टेंस, जो फर्स्ट चीज हम लोग पढ़े वो स्केलर क्वांटिटी, याद रहे ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है मतलब क्या, स्केलर क्वांटिटी है इसका मतलब क्या, स्केलर क्वांटिटी है इसका मतलब क्या, कि ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा और कोई चीज पे नहीं। मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करने वाला, डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करने वाला। डायरेक्शन पे कभी भी डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है, कभी भी नहीं डिपेंड करेगा। तो अब सेकंड जो क्वांटिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी, वो है वेक्टर क्वांटिटी। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यही है कि वो डिपेंड करेगा डायरेक्शंस पे। चलो देखते हैं कैसे, ये एग्जांपल लेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं कैसे। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट जो है, सबसे पहला चीज जो आपको याद रखना है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और एग्जाम में डेफिनेशंस याद रखने हैं। डेफिनेशन जब भी आप फिजिक्स का याद करें तो आपको क्रिटिकल टर्म नहीं भूलना है, क्रिटिकल टर्म है जिसको आप मिस करोगे तो नंबर कटेगा। तो देखो, सबसे पहला टर्म लिखा हुआ है द शॉर्टेस्ट पाथ, ये एकदम नहीं भूलना है, ये टर्म नहीं भूलना है, शॉर्टेस्ट पाथ लिखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ जो भी लिखो। और दो वर्ड होना चाहिए यहाँ पे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो ये क्या लिख रहा है, द शॉर्टेस्ट पार्ट टेकन बाय अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो, वही एग्जांपल मैं लेता हूं और बताता हूं कि ये है क्या, कैसे डिफरेंस है इसमें। तो हमने पिछला केस में ये एग्जांपल लिया था और ऐसा लिया था, ठीक है। ये ए था, ये बी था, ये सी था, ठीक है। तो देखो, ये था 4 किलोमीटर्स और ये था 3 किलोमीटर्स। तो देखो डेफिनेशन क्या बोलता है, इसका इनिशियल पाथ क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है, इट इज द इनिशियल पोजीशन जहां से स्टार्ट हुआ था। और फाइनल क्या है, फाइनल जहां पे ये अपना जर्नी को फिनिश कर रहा है, ये इसका फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो इट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, एक ट्रायंगल जिसका आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, सिंपल क्वेश्चन हो गया।
इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो AC का क्या वैल्यू आ जाएगा? सिंपल, AC प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट जब कैलकुलेट करते हो तो आप क्या देखिए, कोई फिजिक्स में इसका फॉर्मूला नहीं है, आपको मैथ्स का कॉन्सेप्ट यूज करना है, मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। इनिशियल फाइनल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको शेप्स का नॉलेज होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम का नॉलेज होना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं और दिखाऊंगा जिसमें मैथ्स का सर्कल का पेरीमीटर, एरिया, रेडियस ये सब पता होना चाहिए। तो आप ये लेंथ कैसे निकाल रहे हो? यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प से निकाल रहे हो। फॉर्चुनेटली मैंने पाइथागोरस ट्रिपलेट ही लिया था, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 16 प्लस 9, पाइथागोरस ट्रिपलेट ही मैंने लिया था तो हो जाएगा 25, रूट लोगे तो क्या आ जाएगा? AC का वैल्यू, AC का वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगा? 5। जो भी यूनिट है यहाँ पे यूनिट किलोमीटर्स है, किलोमीटर्स लिख देंगे। तो देखो मैंने आपको बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो होता है इनिशियल और फाइनल पाथ के बीच का डिस्टेंस। इसको निकालेंगे हम लोग मैथ्स का कॉन्सेप्ट यूज करके। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और देखते हैं, और इस क्वेश्चन में हम लोग दोनों चीज कोशिश करेंगे देखने का। देखिए, देखो, तो मैं काम करता हूं, ये ठीक है, देखो, देखो, तो ये रहा, इसको तो बनेगा नहीं, सर्कल बन, मैं खुद ही बना देता हूँ। ओके, देखो, सपोज करो, सपोज करो, सपोज करो एक सेमी सर्कुलर पाथ है, एक सेमी सर्कुलर पाथ है जो, ठीक है, सपोज करो सेमी सर्कुलर पाथ है, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 7 मीटर्स दिया हुआ है, मान लो 14 है, मान लो 14 मीटर्स है, ठीक है, डाया इसका। कोई एक, कोई एक इंसान पॉइंट ए से स्टार्ट करना, मूव करना स्टार्ट किया, क्या बोल सकता है? अ मैन, अ बॉडी, अ पार्टिकल, एनीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ए, स्टार्ट्स फ्रॉम ए, टेक्स दिस पाथ, मूव्स अलोंग दिस सर्कल, मूव्स अलोंग दिस सर्कल, इस सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है। मैं इसे दूसरा कलर से दिखा देता हूं। सपोज करो ये सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है, ऐसे 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 मूव कर रहा है, और पॉइंट बी पे आके रुक गया, पॉइंट बी पे आके रुक गया। तो इस केस में अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा तो डिस्टेंस का क्या डिफिनेशन है? द एक्चुअल पाथ टेकन बाय द बॉडी। तो एक्चुअल पाथ जो यहाँ पे हुआ, जो एक्चुअल पाथ अगर हुआ, एक्चुअल पाथ जो हुआ, एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस इज नथिंग बट द एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ। और ये एक्चुअल पाथ आपको मैथ्स का नॉलेज से आएगा। अगर आप क्लास 7-8 में सर्कल का पेरीमीटर निकालना सीखे हो, सरकमफेरेंस निकालना सीखे हो, तो आप इसको बहुत इजीली कर दोगे। तो सर्कल का होता है 2 पाई r, पूरा सर्कल का, और ये सेमी सर्कल है तो बाई 2। समझे? सिंपल मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, 2 पाई r/2। तो क्या हो जाएगा? पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल किया, पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल किया, और मैंने कोई ऐसा वैल्यू भी सेट किया है कि वैल्यू इजीली आ जाए। तो पाई को मैं यहां पुट कर दे रहा हूं 22/7, और आर कितना हो जाएगा? आर है 14, तो 14/2, ठीक है, पूरा कैंसिल हो गया, तो डिस्टेंस आ गया 22 मीटर्स। देखो 22 मीटर्स आ गया डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट के लिए लोग इनिशियल और फाइनल पाथ को चेक करेंगे। इनिशियल पाथ ए से बी, इट्स नथिंग बट द डायामीटर जो ऑलरेडी 14 दिया हुआ है, एकदम इजी पीसी, तुरंत हो गया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को ज्योमेट्री ऑब्जर्व करना है बॉडी का, तब वो क्वेश्चन हो पाएगा इजीली। नेक्स्ट, जब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ गए तो अब फिजिक्स में हम लोग दो क्वांटिटी पढ़ेंगे। एक बार में हम लोग दो क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं, और फिजिक्स में इस तरह की काफी सारी क्वांटिटीज आएंगी। जो उससे पहले एक बार हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं इस दोनों के बीच में। एग्जाम में आता है काफी बार, 2-3 एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है।
तो सबसे पहला डिफरेंस तो आप लोग को याद होगा कि एक स्केलर है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक स्केलर है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहला डिफरेंस तो याद होगा इजीली, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, एक एक्चुअल पाथ है, उसका डिफिनेशन, एक एक्चुअल पाथ है बॉडी का, और एक क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। एक क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, एक एक्चुअल पाथ है, एक शॉर्टेस्ट पाथ है। हाँ, डिस्टेंस जो है वो डिपेंड करेगा एक्चुअल पाथ ऑफ द बॉडी पे। जो जो टर्न हम लोग लिए यहाँ पे देखो एक चीज लिखा हुआ है, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ। इट डिपेंड्स ऑन द पाथ, मतलब अगर कॉम्प्लेक्स पाथ है, अगर पाथ कॉम्प्लेक्स है, अगर बॉडी ए से स्टार्ट हुआ, इधर गया, ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर, तो जितना मैं पाथ लूंगा वो पाथ सारे पे डिपेंड होने वाला है। ये जितना ये पाथ लूंगा सारे पे डिपेंड होगा, सारा का सम होगा, ये सारा का सम होगा, ए एक्स प्लस ये सारा का डिस्प्लेसमेंट। अगर अगर मैं डिस्टेंस लिखूंगा तो ये आएगा ए एक्स लेंथ प्लस एक्स वाई का लेंथ, फिर आएगा वाई जेड का लेंथ प्लस एक्स जेड का लेंथ। पर अगर मैं यहाँ पे इसका कैलकुलेट करूंगा डिस्प्लेसमेंट, तो देखो ये एक्चुअल पाथ पे नहीं डिपेंड करेगा। ये देखो कैसा भी कॉम्प्लेक्सिटी हो यहाँ पे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमें सेम रहेगा। ये देखो ये कॉन्सेप्ट है, अगर पाथ कैसा भी हो जाए, देखो पाथ ऐसा भी हो जाए, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है हर केस में एसी होने वाला है। पाथ कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन हर केस में डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, डिस्टेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पे एक चीज लिखा हुआ है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब ये है कि क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेगेटिव, अगर फिजिक्स में नेगेटिव साइन आगे आता है तो उसका मीनिंग क्या है ये देखते हैं हम लोग। जैसे यहां देखो, यहां पे लिखा हुआ है इट कैन बी पॉजिटिव, ये तो समझ में आता है कि पॉजिटिव है, लेकिन अगर ये नेगेटिव कैसे है, और नेगेटिव है तो इसका मीनिंग क्या है। ये बोल रहा है इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, बट इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इट्स मीनिंग। तो देखो जब आप हायर क्लास में फिजिक्स पढ़ोगे, हायर क्लास में फिजिक्स मैं थोड़ा बता, इसे डिटेलिंग में थोड़ा बता देता हूं। जब हायर क्लास में फिजिक्स पढ़ोगे तो होता ये है, ये ऑफ कोर्स क्लास 9 में इंक्लूडेड नहीं है, पर होता ये है कि हम लोग ओरिजिन का रेस्पेक्ट में बात करते हैं। हम लोग हमेशा ओरिजिन का रेस्पेक्ट में बात करते हैं। हम लोग ओरिजिन डिफाइन कर लेते हैं एक्स और वाई। ठीक है, और राइट ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर कोई भी बॉडी पॉजिटिव एक्स में मूव करे, 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 तो उसका डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम लोग बोलेंगे प्लस। लेकिन अगर कोई बॉडी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पीछे मूव करे, पीछे मूव करे, तो उसको क्या बोलेंगे, माइनस। फ्री फॉल बॉडी में भी हम लोग देखते हैं, फ्री फॉल बॉडी में बॉडी ऊपर जाता है, पॉजिटिव वाई में जाता है तो उसको पॉजिटिव मानते हैं, और जब वो नीचे आता है, नीचे आता है तो उसको क्या मानते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में। क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव वाई है। तो फिजिक्स में प्लस और माइनस यही डायरेक्शन बताता है। प्लस मींस कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन, और उसी डायरेक्शन में अगर माइनस लगा दोगे तो जाने वाला डायरेक्शन का उल्टा वाला डायरेक्शन हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रहा था उसके उल्टे डायरेक्शन में बॉडी जाएगा तो उसको माइनस बोलेंगे। माइनस साइन यही बताता है इंटेंडेड ओरिजिन का डायरेक्शन के उल्टा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि पॉजिटिव एक्स में बॉडी को जाना चाहिए, पर अगर हम लोग माइनस लिख देंगे तो बॉडी जाएगा माइनस एक्स का डायरेक्शन में। सिमिलरली बॉडी को ऊपर अगर फेंकते हैं तो प्लस वाई बोलते हैं, पर बॉडी जब नीचे आता है तो फॉर्मूला में जब डिस्प्लेसमेंट पुट करते हैं हम लोग तो माइनस पुट करते हैं। ये साइन कन्वेंशन है, जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो देखेंगे इसे क्या है। अच्छा, एक मैथमेटिकल कमेंट है यहाँ पे क्या बोला गया है, इट कैन बी मोर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब ये बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड क्या दोनों सेम होता है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं ये बोल क्या रहा है, थोड़ा इसको एनालाइज कर लेते हैं क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि यहां देखो इट कैन बी मोर, ज्यादा या बराबर हो सकता है, ज्यादा या बराबर। कौन ज्यादा हो सकता है, डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है। ये देखो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ऑफ कोर्स ये लेंथ ज्यादा है कंपेयर टू ये शॉर्टेस्ट लेंथ के, इसीलिए तो इसका नाम शॉर्टेस्ट लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द शॉर्टेस्ट लेंथ, इसलिए इसका नाम क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ। ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर या कम ही होगा डिस्प्लेसमेंट के, ये पॉइंट है, एमसीक्यू में आ सकता है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी
डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है। ट्रू फॉल्स अगर आए तो कभी भी, नेवर पॉसिबल। इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी लेस, कम या बराबर, कम या बराबर, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। ये देख सकते हो डायग्राम में, देख सकते हो। ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट, और एक्चुअल पाथ जो बॉडी का लिया वो डिस्टेंस, जो एक्चुअल पाथ लिया बॉडी का वो डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं वो है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी पढ़ने वाले हैं। देखो, स्पीड और वेलोसिटी से आपका एक्चुअली मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाता है, यहां से मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल आता है। तो अभी देखो इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में अभी जो हम लोग स्पीड का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला में, हम लोग पढ़ तो ये फॉर्मूला लेते हैं, पर हम लोग को अजम्पशन पता नहीं होता ये फॉर्मूला कब लगाना है। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये कब हम लोग यूज करते हैं, वी डोंट नो दैट, ये हम लोग को पता नहीं चलता है। तो देखो जब मोशन में आगे पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं। देखो, ये फॉर्मूला हर वक्त स्पीड नहीं दे सकता, यही सबसे पहले जानने का जरूरत है। सबको पता है ये फॉर्मूला तो है, सबको पता है, मैथ्स में पढ़ता है डिस्टेंस बाय टाइम, लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा स्पीड नहीं देता है। ये फॉर्मूला तभी पॉसिबल है जब बॉडी में एक्सेलरेशन ना हो रहा हो, एक्सेलरेशन इज जीरो। और इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोल देते हैं, ये तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट हो गया, इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो रहा हो, बॉडी कैसे मूव कर रहा हो, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर बॉडी विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव कर रहा है तभी ये होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तभी होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। वरना स्पीड का हम लोग अलग अलग फॉर्मूला देखेंगे, जैसे कि स्पीड का फॉर्मूला आप लोग पढ़ोगे इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू u प्लस at, यहां देख रहे हो, यहां देख पा रहे होगे आप, यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला में ऐसा नहीं जा रहा है, ये डिस्टेंस और टाइम नहीं आ रहा है। अब देखो और दिखाता हूँ, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर देखोगे तो देखो सेकंड वाले फॉर्मूला को अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज फील होगा कि अगर मैं यहाँ पे ए को क्या कर दूं, ए को यहाँ पे जीरो कर दूं, इस फॉर्मूला में मैं ए को क्या कर दूं, जीरो, समझ रही हो, यहाँ पे ए को क्या कर दूं, यहाँ पे जीरो, देखो यहाँ पे ए को मैं यहाँ पे कर देता हूं जीरो, तब क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म कैंसल हो जाएगा। तो जैसे ही ए को जीरो करता हूं तो देखो यही फॉर्मूला आता है जो वहां पीपीटी में लिखा हुआ u इंटू टी, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, देखो इसके लिए है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं यही चाहता हूं जानना कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, यहां से देख सकते हैं हम लोग, ये आगे जाके पढ़ना है। ए को जीरो किया तो ये फॉर्मूला आया, दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ओनली फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या यूनिफॉर्म, देखो तो देखो अभी यूनिफॉर्म स्पीड है, और देखो दो तरह का स्पीड के टाइप यहां बताया हुआ है, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखो स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड कब बोलते हैं, अगर कोई बॉडी हर वक्त सेम स्पीड से जा रहा हो, हर वक्त सेम स्पीड से जा रहा हो, हर वक्त सेम स्पीड से जा रहा हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको एग्जाम में क्या लिखना है, द स्पीड ऑफ बॉडी इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ठीक है, इसको मैं डील करूंगा, रेट ऑफ चेंज। देखो ये वर्ड रेट ऑफ चेंज फिजिक्स में काफी बार मिलने वाला है, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। कभी भी रेट ऑफ चेंज आपको दिखे तो देखो दो चीज हमेशा आएगा, रेट ऑफ चेंज कभी भी दिखे तो दो चीज हमेशा आएगा, एक आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। जैसे स्पीड में, यहाँ पे स्पीड में क्या हो रहा है, स्पीड में अगर आप देखते हो, स्पीड में अगर आप देखते हो तो मैं दिखाता हूं, मान लो ये यहाँ पे मैं दिखाता हूं स्पीड में, देखो देखो, तो स्पीड में क्या होता है, अगर मैं स्पीड लिखूं तो सबसे पहला बोला गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, बोला गया, क्या बोला गया है, एस। तो रेट ऑफ चेंज को डेल्टा से बताते हैं, डिस्टेंस को डी से मान लो, डी बाई डी टी, देखो यहाँ पे समझना है थोड़ा सा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा को रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ कोई दो क्वांटिटी का होगा। पहला क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, पहला क्वांटिटी क्या है, ये वाला क्वांटिटी क्या है, ये वाला क्वांटिटी है
डिस्टेंस, डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो फिजिक्स में हर क्वांटिटी, अभी जो चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग ऐसा ही पढ़ने वाले हैं। जो स्पीड है तो किसका रेट ऑफ चेंज है, डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या है, डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसी का अगर आप देखोगे, इसी का एक भाई है, या इसी का बोलोगे मिरर इमेज है, जिसको बोलते हैं ये हुआ स्पीड, ये हुआ हमारा स्पीड, ये हुआ हमारा स्पीड, ठीक है। और अगर वेलोसिटी का बात करोगे आप, वेलोसिटी का बात करोगे तो वेलोसिटी में भी सेम चीज होगा। वेलोसिटी भी रेट ऑफ चेंज ही है, वेलोसिटी भी रेट ऑफ चेंज ही है, अगेन ये रेट ऑफ चेंज ही है। बस देखो चेंज क्या होने वाला है। अगर वेलोसिटी, स्पीड को एस से डिनोट कर रहा हूं और वेलोसिटी को वी से डिनोट कर रहा हूं, देखो तो देखो क्या है, वेलोसिटी इज अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहां पे था डिस्टेंस, और यहां पे क्या हो जाएगा, इसको मैं एक्स से डिनोट कर देता हूं। इट इज डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। बस छोटा सा फर्क है, डिस्प्लेसमेंट। और अगेन वो सेम था, टाइम था यहाँ पे, अगेन यहाँ पे टाइम ही था। तो देखो दो क्वांटिटी हम मैंने बताया, एक बताया स्पीड और एक बताया वेलोसिटी। तो दोनों रेट ऑफ चेंज है। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, एक क्वांटिटी का चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, एक क्वांटिटी का चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं वेलोसिटी इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे एक कॉमन चीज दिखेगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी v फॉर वेलोसिटी, x फॉर डिस्प्लेसमेंट, t बाई टी, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं थोड़ा सा रश करूं, थोड़ा सा सिर्फ समझाने के लिए बताऊंगा आगे, अगर एक्सेलरेशन पढ़ोगे आप तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो सारा रेट ऑफ चेंज ही है, यहां देखो ये क्वांटिटी का चेंज एक्सेलरेशन हो गया। अभी देखो एक और चीज मैं सिर्फ बता रहा हूं आपका इंटरेस्ट के लिए, सिर्फ इंटरेस्ट के लिए, अगर एक्सेलरेशन को भी, अगर एक्सेलरेशन को भी, अगर एक्सेलरेशन का भी चेंज अगर आप लिख दोगे, एक्सेलरेशन का भी चेंज लिख दोगे तो उसको बोला जाता है जर्क। देखो ये क्या है, एक्सेलरेशन का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जो क्लास 9 में नहीं पढ़ना है तो देखो आप क्या गौर कर रहे हो, पहला आपको मिला डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किए तो वेलोसिटी आया, वेलोसिटी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किए तो एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किए तो जर्क आया। ये नहीं पढ़ना है, इससे आप सिर्फ इंटरेस्ट के लिए देख सकते हो। चेंज दिखाता है ये डेल्टा साइन फिजिक्स में, डेल्टा साइन फिजिक्स में क्या दिखाता है, चेंज। केमिस्ट्री में हीट, मैथ्स में ट्रायंगल, फिजिक्स में चेंज। तो ये क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अब मैं इसे थोड़ा समझाता हूं, थोड़ा सा एग्जांपल देके ये एग्जैक्टली क्या कह रहा है। अभी देखो, अभी देखो सिंपल, एक सिंपल स्पीड आप कैसे निकाल सकते हो। सपोज करो कोई बॉडी है, सपोज करो कोई बॉडी है, आप टाइम मेजर कर रहे हो, t इक्वल्स टू 0, मतलब t इक्वल्स टू 0 सेकंड पे वो 0 डिस्टेंस ट्रैवल किया था, 0 डिस्टेंस ट्रैवल किया था, ठीक है, वो 0 डिस्टेंस ट्रैवल किया था, ठीक है। ये मैं दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन हमेशा इन स्ट्रेट लाइन का। तो देखो बॉडी यहाँ पे था, t इक्वल्स टू 0 पे बॉडी यहाँ पे था, 0 डिस्टेंस पे था, ठीक है। और मान लो कुछ टाइम में ये चला गया, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स में ये ट्रैवल कर लिया, मान लो x पे पहुंच गया 10 मीटर्स। कहां पहुंच गया, 10 मीटर्स। यहां से कहां आ गया, 10 मीटर्स पे बॉडी आ गया, 10 मीटर पे बॉडी आ गया। टाइम क्या है यहाँ का, टाइम यहाँ पे 10 सेकेंड। तो डिफिनेशन क्या बोलता है, डिफिनेशन क्या बोलता है, चेंज ऑफ, तो वेलोसिटी अगर आप निकालोगे तो क्या बोलता है, चेंज ऑफ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बॉडी का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो 10 माइनस 0 यही हुआ, इसको डेल्टा से लिख रहे थे। और टाइम में कितना चेंज हुआ यहाँ पे, 10 माइनस अगेन 0, सॉरी यहाँ पे कितना, 10 सेकंड, 5 सेकंड है, यहाँ पे 5 सेकंड हो गया है, 5 सेकंड है, ये है 5 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड्स। तो देखो 5 माइनस 0, तो देखो यहां पे ऊपर का क्वांटिटी क्या दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी में क्या दिखाता है ऊपर क्वांटिटी, ये चीज क्या हुआ, ऊपर क्या लिखे आप, तो देखो कभी भी वेलोसिटी निकालना हो तो वेलोसिटी तभी निकल पाएगा जब आपको क्या आता हो निकालने,
डिस्प्लेसमेंट निकालने आता हो, और वो डिस्प्लेसमेंट को करने में जितना समय लगा, वो डिस्प्लेसमेंट को करने में जितना समय लगा, वही टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे, कोई और सा टाइम इंटरवल से डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे इस बॉडी को 0 से 10 मीटर पहुंचने में 5 सेकंड लगा, तो टाइम इंटरवल 5 ही सेकंड का हुआ, तो ये रहा टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, ठीक है। उसी से हम लोग डिवाइड करेंगे, किसी और चीज से डिवाइड नहीं करेंगे। तो वेलोसिटी को सिंपल डिवीजन हो गया, 10/5 हो गया 2, और फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट लिखना, वरना नंबर नहीं मिलता। तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। स्पीड का भी यही होता है। तो आप एग्जाम में अपना लिखना मीटर पर सेकंड, और उसको भूलना एकदम नहीं, वरना एक नंबर कट जाएगा। तो वेक्टर क्वांटिटी का ये आपने लिख दिया, इसका मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो सर डायरेक्शन किधर है? आप तो डिफिनेशन में बोले डायरेक्शन भी होता है वेलोसिटी का, हम बोले बिल्कुल सही, डायरेक्शन तो होता है, डायरेक्शन होता है, तो यहाँ पे डायरेक्शन किधर है? तो देखो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन आप जैसे फिजिक्स सीखोगे उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन के बारे में बता पाओगे। फिलहाल क्योंकि तुम लोग क्लास 9 में हो, तो अभी तुम लोग को वेक्टर नहीं पढ़ो, क्लास 11 में 12th में वेक्टर पढ़ना है, 11 में थोड़ा सा वेक्टर पढ़ना है। अभी यहाँ पे क्योंकि आप वेक्टर नहीं पढ़े हो, तो आप क्या बोलोगे, आप खुद से डायरेक्शन दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन में अलोंग एक्स एक्सिस बोल देगा, या इस डायरेक्शन को ईस्ट बोल देगा, अ बॉडी इज मूविंग इन द ईस्ट, या राइट, इस तरह करके। तो आप इस कंप्लीट वेलोसिटी कैसे स्पेसिफाई करोगे? 2 मीटर पर सेकंड इज जस्ट द मैग्नीट्यूड, इट इज जस्ट द मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। क्योंकि वेक्टर में दो होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ इसका। डायरेक्शन में क्या बोलोगे? अलोंग या इन, अलोंग या इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये लिख सकते हो अगर दिया हुआ है। या फिर अगर क्वेश्चन में मेंशन है ईस्ट, तो लिख देना इन ईस्ट डायरेक्शन। या फिर मेंशन है आपका राइट वर्ड, तो राइट वर्ड लिख सकते हो, या लेफ्ट वर्ड तो लेफ्ट वर्ड लिख सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए इन क्लास 9 आपको इसी इंग्लिश से काम चलाना पड़ेगा। जब 11 में जाओगे तो वेक्टर सीखोगे, तो यहाँ आ जाएगा 2i कैप, या जे कैप, या के कैप, खैर वो अलग है। अभी हम लोग वो 11 का है, ये आपको कभी भी पढ़ते हैं तो ये मैग्नीट्यूड बताता है, दूसरा टर्म बताता है डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से वेलोसिटी लिखें, और अगर एग्जाम में आए तो एग्जाम में पूछ देता है अलोंग विद डायरेक्शन, तो डायरेक्शन लिखना ना भूलें, डायरेक्शन इंग्लिश में एक्सप्लेन करके लिखना पड़ता है, ठीक है। तो स्पीड क्या है अभी देखो, क्योंकि जैसे मैंने बताया प्रीवियस 2 क्वेश्चन ही लेता हूं जिसमें हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट किया था। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन सिंपल था हमारा, सिंपल क्वेश्चन देखता हूँ, दोनों दो क्वेश्चन कराया था। तो देखो क्वेश्चन क्या था, ये रहा लाइन हमारा। अब देखो ये था एक बॉडी का ट्रैवल का पाथ था, ठीक है। मैंने क्या इसे यहाँ पे डाला था, ये था 4 किलोमीटर और ये था 3 किलोमीटर। तो देखो, और ठीक है, सपोज करो ये जर्नी 3 और 4 किलोमीटर अचीव करने में बॉडी को कितना टाइम लग गया? मान लो लग गया 5 सेकेंड्स। क्या लग गया? 5 सेकेंड्स लग गया, 5 सेकेंड्स लग गया बॉडी को ए, बी और सी जाने में, ठीक है। कितना लग गया? 5 सेकेंड। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि आप इसका डिस्टेंस निकाल पा रहे हो कि नहीं। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ का सम। एक्चुअल पाथ कितना है? ए बी प्लस बी सी। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? ए बी अभी तो निकाला था, ए बी प्लस बी सी कितना हो जाएगा? 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर। डिस्टेंस हो गया 7 किलोमीटर। एक बार डिस्टेंस निकालिए तो स्पीड निकाला जा सकता है। स्पीड कैसे निकलेगा? आफ्टर किसके निकालने के बाद? डिस्टेंस निकालने के बाद, बिल्कुल सही। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम, यही तो जानना है, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना आपने निकाला? 7 किलोमीटर, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ था? 5 सेकंड। अभी देखो ये कुछ ढंग का तो यूनिट लग नहीं रहा है, किलोमीटर पर सेकंड एक गलत यूनिट नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग किलोमीटर पर आवर लिखते हैं या मीटर पर सेकंड लिखते हैं। तो आपके पास दो चॉइस है, या तो 7 को आप मीटर्स में चेंज कर दो, अगर मीटर में चेंज करो तो क्या होगा? 7 इंटू 1000 बाई 5, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड।
इसको थोड़ा रिड्यूस कर लेना, रिड्यूस करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 200 और ये हो जाएगा 1400 मीटर पर सेकेंड। ये एक ये ऑप्शन है, या फिर एक ऑप्शन क्या है, इस किलोमीटर को क्या कर दो, इस सेकंड को किस में चेंज कर दो, आर में चेंज कर दो। ये जनरल एक्सप्रेशन है, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये जनरल यूनिट है लिखने का। या फिर इसको आप क्या कर सकते हो, 7/5 किलोमीटर, किलोमीटर को क्या लिखना है, किलोमीटर को तो किलोमीटर में ही छोड़ देना, सॉरी। सेकंड्स, एक सेकंड में कितना आवर्स होता है? अच्छा, तो एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, और एक आवर में 60 मिनट्स होता है, ठीक है, ठीक है। तो एक मिनट का वैल्यू यहां से कितना पुट कर सकते हैं हम लोग, 60 सेकंड्स कर सकते हैं पुट। तो 60 और एक मिनट का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 60 सेकंड्स। तो देखो एक आवर में इतना सेकंड्स होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं, याद रखना। 3600 सेकंड्स होते हैं एक आवर में, एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं एक आवर में। तो एक सेकंड में कितना आवर होगा? बाप रे, ये तो अजीब क्वेश्चन है सर, ये कैसा क्वेश्चन पूछ दिया आपने, एक आवर में कितना होगा? एक आवर में तो 3600 है, और एक सेकंड में कितना होगा? ये अजीब बात है, ये अजीब बात बिल्कुल नहीं है। मैथ्स अगर आपको आता है तो बहुत इजीली कर दोगे। एक आवर में तो सर इजी है बताना, एक आवर में तो बहुत इजी था बताना, इतना होता है। एक सेकंड में होगा 1/360 आवर्स। मतलब एक सेकंड में इतना कम आवर होता है, हम लोग कुछ करना नहीं है। यहाँ पे सेकंड का वैल्यू में क्या पुट कर देना है, यहाँ पे 300 पुट कर देना है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 3 इंटू ऐसा करके ऊपर ही चला जाएगा, न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में ही चला जाएगा, ये हो जाएगा आर, हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये यूनिट आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, इससे आंसर आ जाएगा। तो ये है बेसिकली चेंज करा यूनिट्स को, ये आता है बच्चे क्लास में, आता है शायद क्लास 9 में ये चेंज करना नहीं आए, ठीक है, स्पीड और डिस्टेंस को चेंज करना ना आए। तो बेसिकली वेलोसिटी और स्पीड को निकालने के लिए क्या आना चाहिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पढ़े हैं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सिर्फ ज्योमेट्री आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ फिगर का सम ले लिया है ना, ये जर्नी का सम ले लिया ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सम ले लिया यहाँ पे, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस यहाँ पे एक और पैरामीटर आ गया टाइम का, और टाइम से डिवाइड कर दिया तो ये सारा हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकालना पड़ेगा, अलग अलग मैथ का कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो 5 आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ज्योमेट्री आना चाहिए। 5 आ गया और टाइम भी 5 है, 5 किलोमीटर/5 सेकंड कर देंगे, आ जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ क्या बोल रहा हूँ, देखो क्या बोल रहा हूँ, देखो। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी के लिए ऊपर क्या होना चाहिए न्यूमरेटर में, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, बाई टाइम। जिस टाइम में, ये कौन सा टाइम है, कोई सा भी टाइम नहीं है, क्वेश्चन में आपको दूसरा टाइम देके कंफ्यूज कर सकता है, पर ये टाइम वही वाला टाइम है जिस टाइम में ये वाला डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हुआ है, यही वाला टाइम, ये याद रहे, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा यहाँ 5 किलोमीटर, और टाइम था हमारा 5 सेकेंड्स। अगेन ये जो यूनिट है, ये यूनिट कन्वेंशनल यूनिट नहीं है, 1 किलोमीटर पर सेकेंड आ रहा है। इसको हम लोग चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो कितना हो जाएगा, 1000 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए स्पीड और डिस्प्लेसमेंट निकालने की, स्पीड और वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आना जरूरी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आना जरूरी है, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होता है, चलो ठीक है, ये चीज देखते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंट, देखो दो चीज है यहाँ पे,
इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है, अभी आप लोगों को मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, ये होता क्या है। तो अगर आप लोग बाइक चला रहे होगे या बाइक चला देखोगे या कार चला रहे होगे, तो एग्जैक्टली जो स्पीडोमीटर, जो स्पीड शो करता है, वो कौन सा स्पीड होता है? यही वाला स्पीड होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका मीनिंग क्या है इंग्लिश में? इंस्टेंटेनियस का मीनिंग होता है उसी वक्त का स्पीड, जिस वक्त आप देख रहे हो। सपोज करो आप ड्राइव कर रहे हो और आपका नजर पड़ा स्पीडोमीटर पे, जो स्पीड आपको दिखा वही स्पीड क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ द बॉडी एट दैट पर्टिकुलर टाइम। उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या है स्पीड, वो है। अब देखो डेफिनेशन कुछ अलग आपको दिख रहा होगा। डेफिनेशन में अगर आप देखोगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को कुछ अलग तरीका से इसने बताया है। इसने बताया है डिस्टेंस ट्रेवल इन ए शॉर्ट इंटरवल। ओके, ये क्या बोल रहा है मैं बताता हूं, देखो। बाई टाइम इंटरवल, ये भी शॉर्ट ही टाइम इंटरवल। देखो एक्चुअली में जब क्लास 11 में जाओगे तो आप क्या पढ़ोगे? लिमिट पढ़ोगे और कैलकुलस पढ़ोगे। तो उस केस में शॉर्ट इंटरवल, जो डेल्टा टी जो है ना, टाइम इंटरवल, टाइम का चेंज बहुत छोटा हो जाता है। टाइम इंटरवल अगर जो होता है, ये डेल्टा टी क्या हो जाता है? बहुत वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल का मतलब क्या हो जाता है? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ये इसका मैथमेटिकल मॉडल हुआ। क्लास 9 में आपको ये चीज नहीं देखना है, फिर भी मैं बता रहा हूं। डेल्टा टी का माने क्या है? डेल्टा टी का माने यहाँ पे क्या है? शॉर्ट टाइम का मतलब क्या है? यहाँ पे टाइम इंटरवल, ये भी शॉर्ट टाइम इंटरवल होगा। हाँ, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, शॉर्ट टाइम इंटरवल लिखा ही हुआ है, चलो ठीक है। तो बॉडी कितना डिस्टेंस मूव किया वो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, वो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल कितना है? बहुत छोटा। बहुत छोटा मींस जीरो, जीरो के टुवर्ड्स टेंड कर रहा है। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो डेल्टा टी का मतलब हो सकता है 0.00000 और भी जीरो लगा दो, इतना छोटा टाइम इंटरवल ये है dt। इसको कैलकुलस में dt बोलते हैं, लेकिन क्योंकि अभी कैलकुलस नहीं पढ़ना है तो आप इसको इग्नोर करें। डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन में कैसे पहचानोगे एवरेज इंस्टेंटेनियस में डिफरेंस कैसे करोगे? इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? वो स्पीड जो बॉडी उस वक्त करेंटली शो कर रहा है, जो स्पीडोमीटर दिखाता है, ठीक है। इन शॉर्ट पीरियड लिखा हुआ है। अभी देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज एवरेज स्पीड? और एवरेज स्पीड क्या होता है, इससे पहले हम ये पूछते हैं एवरेज स्पीड क्यों होता है, मतलब पढ़ते ही क्यों है एवरेज स्पीड। तो पहला तो ऑप्शन ही है कि भाई टीचर नंबर दे दे इसलिए पढ़ते हैं, या एग्जाम में पास हो जाए इसलिए पढ़ते हैं। खैर वो तो है ही। खैर इसके अलावा देखो ये है एवरेज स्पीड तभी होता है, मैं बता रहा हूं। एवरेज स्पीड का मीनिंग क्या है? अगर कोई पार्टिकल जर्नी करे, अगर पार्टिकल जर्नी करे, फॉर एग्जाम्पल आप ही जा रहे हो, मान लो अपना रेलवे स्टेशन से घर जा रहे हो। कब गए हैं? रेलवे स्टेशन से घर गए हैं सारे लोग। रेलवे स्टेशन से कहां जा रहे हो? घर जा रहे हो, अपने होम जा रहे हो, ठीक है। तो देखो इसमें एक्चुअली में क्या होगा। एक्चुअली में अगर आप कार या बाइक किसी से जा रहे होगे, जो भी व्हीकल से जा रहे होगे, मान लो बाइक से गए, तो क्या बाइक सेम स्पीड से जाता है? मान लो 40 किलोमीटर पर आवर से आपका बाइक चल रहा था, तो पूरा रेलवे स्टेशन से घर गए, तो क्या सेम स्पीड व्हीकल ट्रैवल किया? कभी आपने ब्रेक लगाया होगा, कभी आपने खाली रोड हुआ तो एक्सेलरेट किया होगा, कभी आपने डी एक्सेलरेट किया होगा। मीनिंग व्हाट, कि अगर कोई जर्नी है तो जर्नी में हमने काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल किया होगा। सपोज करो कभी ट्रैवल किया होगा 40 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया होगा, कभी 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल किया होगा, कभी 60 किलोमीटर आवर से ट्रैवल किया होगा। तो पहला क्या रिक्वायरमेंट है? पहले आपने क्या देखा कि अगर कोई पाथ में बॉडी अलग अलग स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल करता है, अपना जर्नी को कंप्लीट करता है अलग अलग स्पीड से। देखो अलग अलग स्पीड है, इसी को कुछ ज्यादा स्टाइल में बहुत लोग लिख देते हैं V1, V2, V3। एक जर्नी को कंप्लीट करने में हम लोग को अलग अलग वेलोसिटी का जरूरत पड़ा, अलग अलग वेलोसिटी। सिर्फ एक वेलोसिटी से हम लोग रीच नहीं कर सकते हैं कहीं भी। तो हमने क्या किया कि अच्छा भाई, अगर तुमने अलग अलग वेलोसिटी लिया है, तो इस सारा हम लोग मोटा मोटा कितना स्पीड से ट्रैवल करना पड़ा। मान लो आपके पापा पूछे कि भाई कितना स्पीड से ट्रैवल करोगे तो स्टेशन पहुंच जाओगे, तो आप बोले कि पापा लगभग 50 किलोमीटर पर आवर से चलाओगे तो पहुंच जाएंगे हम लोग लगभग। तो इसका मतलब है आप क्या बोल रहे हो, पूरा जर्नी में हम लोग का बॉडी ये इतना सारा स्पीड है ना, तो आप लोग ये सारा स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक स्पीड निकालोगे। क्या स्पीड निकालोगे? एक। यहाँ कितना स्पीड है? 40, 20, 60, है ना। सपोज करो ये 100 किलोमीटर से, सपोज करो डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर।
तो इस 100 किलोमीटर को ट्रैवल करने में आपने 3 स्पीड का यूटिलाइज किया, 3 स्पीड का यूटिलाइज किया आपने, 3 स्पीड का यूटिलाइज किया। तो एवरेज स्पीड क्या बताता है आपको कि पूरा जर्नी ट्रैवल करने में एक ऐसा स्पीड जो तीनों स्पीड को रिप्लेस कर सके, जो आप लोग बोल सके हम लोग इतना स्पीड से ट्रैवल किए थे। तो देखो इसका मैथमेटिकल टर्म जो है वो कुछ इतना डिटेल इसका बताता नहीं है। मैथमेटिकल टर्म क्या होता है, अगर एवरेज स्पीड का बात करें, अगर एवरेज स्पीड का बात करें, देखो तो मैथमेटिक्स क्या बोलता है, मैथमेटिक्स में इसका सिंपल फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। कितना है टोटल, यही एग्जाम में फॉर्मूला यूज करना है, टोटल डिस्टेंस। देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। देखो एक चीज बता रहा हूं, जब भी यहां पे स्पीड आए तो यहां पे हमेशा डिस्टेंस आएगा, ठीक है। अगर यहां पे वेलोसिटी आता तो टोटल डिस्प्लेसमेंट था, टोटल डिस्प्लेसमेंट होता। अगर स्पीड है तो डिस्टेंस, ठीक है, और अगर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, उस चीज को कंप्लीट करने में टाइम टेकन। किसमें टाइम टेकन, तो ये जर्नी को कंप्लीट करने में टाइम टेकन, ये वाला चीज को कंप्लीट करने में टाइम टेकन, ठीक है। तो अभी इस एग्जांपल पे देखो जो मैंने लिया यहाँ पे मैंने क्या लिया कि एक बॉडी 40 20 60 से ट्रैवल कर रहा था, ठीक है, और 100 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। तो सबसे पहले गलती बच्चे क्या करते हैं, पहले ये हमने देखते हैं गलती बच्चे क्या करते हैं। एवरेज निकालना था सर, तो क्या कर दिया हमने हमने 40 20 और 60 को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया, ये गलत हो जाएगा, दिस विल बी रॉन्ग। सबसे पहले क्या नहीं करना है, 20 20 40 सॉरी 40 20 60 इसको ऐड करके 3 से डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि डिफिनेशन ही नहीं बोला, डिफिनेशन क्या बोला, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लगा इसको ट्रैवल करने में, तो टाइम निकालने के लिए आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि 40 किलोमीटर जो ट्रैवल किया, सपोज करो 40 किलोमीटर में ये जर्नी कितना है, चलो 40 में मान लो ये 40 ही ट्रैवल किया। यहाँ पे आपको डिस्टेंस मेरे को ब्रेक करके आपको बताना पड़ेगा, तभी आप लोग टाइम निकाल पाओगे, वरना टाइम नहीं निकलेगा। एक क्वेश्चन लूंगा, मान लो यहाँ पे 40 किलोमीटर ट्रैवल किया इसमें, ठीक है। यहाँ पे 20 से तो मान लो 10, सपोज करो यहाँ पे 10 ही ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर 50 हो गया, रिमेनिंग रिमेनिंग तो 50 हो गया, 50 किलोमीटर। थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ। तो देखो गलती ये नहीं करना है कि स्पीड को ऐड करके डिवाइड कर देना है, आपको सबसे पहले टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100, और आपको टोटल टाइम निकालना है, तो टाइम इन दिस इंटरवल ए बी, टाइम इन बी सी, और टाइम इन ए बी सी डी कर दो, ठीक है। तो तीनों इंटरवल का टाइम आपको निकालना है, ए बी में कितना टाइम टाइम लगा, बी सी में कितना टाइम लगा, और सी डी में कितना टाइम लगा, वही होगा टोटल टाइम। क्या होगा टोटल टाइम, कोई भी जर्नी एक पार्ट में ब्रेक होगा और उस सारा पार्ट का टाइम इन पार्ट 1 प्लस टाइम इन पार्ट 2 प्लस टाइम इन पार्ट 3, ये करना है हमें। और हम लोग साइड में निकाल लेंगे सारा टाइम कितना लगा, टाइम बहुत इजीली निकालेंगे, कितना पहले लगा 40 किलोमीटर्स, और स्पीड क्या था 40 ही था, जानबूझ के मैंने ऐसा लिया, तो टाइम कितना लगेगा 1 आवर, 1 आवर लगेगा। यहाँ पे कितना था टाइम 2 कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, स्पीड था 20, तो टाइम लगा हाफ एन आवर, ठीक है, ठीक है। और तीसरा कितना था, तीसरा कितना था, तीसरा था आपका टाइम 50 किलोमीटर, और नीचे कितना स्पीड था 60, 60 स्पीड था ना, तो जगह 5/6 आवर्स, ठीक है, ठीक है, 5/6 हो जाएगा। सब क्वालिटी थोड़ा सा फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, थोड़ा सा मैथ्स करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे हम लोग कर लेंगे ऐड, 1 + 1/2 + 5/6, इसको ऐड कर लेंगे, मैथ्स का फ्रैक्शन की तरह यूज करके, कॉन्सेप्ट यूज करके इसको ऐड कर लेंगे। जो वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वही हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड। एक क्वेश्चन भी लूंगा इस पे, मैं सिर्फ बता रहा था इसमें क्या करना है, तो इसको ऐड कर लेना, हो जाएगा इधर 12
प्लस 2 10 12 इंटू, इसको ऐड कर लेना, 18 प्लस 10 28, ठीक है। ये रिड्यूस हो जाएगा वैल्यू, और जो भी वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा आंसर। तो बेसिकली मैं ये बता रहा था कि अगर आपको स्पीड दिया हुआ है तो क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, डोंट डू, क्या नहीं करना है, डोंट डू। सिर्फ सिर्फ स्पीड का एवरेज नहीं लेना है, स्पीड का एवरेज नहीं लेना है, स्पीड का एवरेज मत लेना, ठीक है। मैथ्स के बच्चे आएंगे, स्पीड का एवरेज कर देंगे, बोलेंगे एवरेज स्पीड हो गया, समझ में आया? स्पीड का एवरेज नहीं लेना, नहीं लेना है, मतलब क्या नहीं करना, क्या नहीं करने में बोल रहा हूँ, क्या करने में नहीं बोल रहा हूँ। क्या था स्पीड? स्पीड था आपका 40 20 60, यही था ना स्पीड। तो एवरेज स्पीड ये मत करना 40 प्लस 60 प्लस 20/3, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, इज रॉन्ग। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, और जब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, उस डिस्प्लेसमेंट को अचीव करने में, उस डिस्प्लेसमेंट को अचीव करने में, यही हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भी लूंगा इस पे। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हो, आई होप ये टॉपिक क्लियर हो। ओके, तो देखो, एक चीज बता रहा था मैं कि एवरेज स्पीड पढ़ते ही क्यों है। देखो, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड दो चीज हमने देखा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड वो हुआ जो आप एक पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड निकाल रहे हैं, वो हुआ इंस्टेंटेनियस स्पीड। और एवरेज स्पीड क्या हुआ? एवरेज स्पीड हम लोग तब निकालते हैं जब एक जर्नी को अचीव करने में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से जर्नी कंप्लीट किए हो, और एक ऐसा वेलोसिटी या स्पीड जो पूरा, अगर वो बॉडी, देखो एवरेज स्पीड का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि अगर कोई जर्नी को कंप्लीट करने में 2-3 डिफरेंट वेलोसिटी से चले, ठीक है, चले, ये पूरा वेलोसिटी को कुछ एक ऐसा वेलोसिटी से रिप्लेस कर दें, एक वी एवरेज से, सेम टाइम के लिए, इधर भी टी टाइम के लिए चले, इधर भी टी टाइम के लिए चले, तो सेम ही डिस्टेंस आएगा। तो हम लोग एवरेज स्पीड में एक सेट ऑफ वेलोसिटी को रिप्लेस करते हैं एक एवरेज वेलोसिटी से। तो ये भी अगर मान लो, ये भी अगर 1 आवर या 10 आवर्स के लिए ट्रैवल किया बॉडी, तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये तीनों स्पीड लगा के, और एवरेज वेलोसिटी निकालोगे और उतना ही टाइम से मल्टीप्लाई करो, तो भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बॉडी। मतलब बेसिकली अलग अलग स्पीड के लिए, डिफरेंट स्पीड के लिए हम लोग एक वेलोसिटी निकाल रहे हैं। मतलब अगर थोड़ा सा मैं एग्जांपल दूं, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, तो जैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं ना, तो हम लोग इक्विवेलेंट स्पीड निकाल रहे हैं, आप कह सकते हैं, ऐसा एग्जैक्टली तो नहीं है पर कह सकते हैं। अलग अलग स्पीड को रिप्लेस कर रहे हैं कितना? एक स्पीड से, राइट। अलग स्पीड कैसे रिप्लेस कर रहे हैं? एक बॉडी का अलग अलग स्पीड को एक स्पीड से रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग, ये हुआ एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैंने बता दिया। एक्चुअली में इसे समझने के लिए थोड़ा सा क्लास 11 का आना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा लिख देता हूं। v इंस्टेंटेनियस जो होता है, ये अगर आप निकालोगे क्लास 11 तो ये होता है dx/dt, ये होता है dx/dt। ऑफ कोर्स आपको नहीं पढ़ना है, पर मैं बताऊंगा आगे का क्लास लूंगा, dx/dt। फिर क्लास 11 में जाओगे तो ये दिखेगा फॉर्मूला। अच्छा, दो चीज और हमें दिख रहा है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये क्या होता है? देखो, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, द डेफिनेशन बुक का स्टैंडर्ड होता है, इफ द बॉडी ट्रेवल्स इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये सब तो ठीक है, बुक इस डेफिनेशन ठीक है, आप रट लो, आप लिख दो एग्जाम में, आप रट लो, आप एग्जाम में लिख दो, when a body travels equal distance in equal interval of time it is called uniform velocity, and when a body does not travel equal distance in equal interval of time is called नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। पर मैं आपको कुछ ज्यादा बताना चाहता हूं, इतना ही है क्या? नहीं, इतना नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मैंने सबसे पहले पहचान बताया, मैथमेटिक्स के तौर पे हम लोग कभी भी कुछ भी पढ़ेंगे, कभी मैथमेटिक्स, सबसे पहला पहचान बताया कि एक्सेलरेशन भैया इसका होने वाला है जीरो। क्यों एक्सेलरेशन कह रहे बोल रहा हूं? क्योंकि हमने दो चीज अभी तक पढ़ लिया, एक पढ़ा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और दूसरा पढ़ा वेलोसिटी और स्पीड, तीसरा आएगा एक्सेलरेशन, अभी आएगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? सबसे पहला बात, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। थोड़ा सा पानी।
एक्सेलरेशन 0, ठीक है। और क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, और इसी के लिए फॉर्मूला आता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है v इक्वल्स टू s बाई टी। v इक्वल्स टू s बाई टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस तरह का मोशन के लिए है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए है, ना कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए है। ओके, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। देखो, तो पूरा जो चैप्टर का सेकंड पार्ट है ना, इसी तरह का वेलोसिटी को डील करता है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दो प्रकार का, दो तरीका का हो सकता है, दो प्रकार का, दो तरीका का हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, एक ऐसा वेलोसिटी जिसमें आपका, देखो क्या हो सकता है, मैं दिखा रहा हूं, दो तरीका का हो सकता है। देखो, एक जहां पे एक्सेलरेशन हो पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। कैसा एक्सेलरेशन हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। अगर बॉडी में एक्सेलरेशन है तो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फिर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर बॉडी में एक्सेलरेशन है तो ये बात तो पक्का हो गया कि बॉडी किससे मूव कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस के लिए ही हम लोग पढ़ते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन। सिर्फ और सिर्फ यही केस के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही केस के लिए हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जो न्यूटन का इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, सिर्फ और सिर्फ इसी केस के लिए पढ़ते हैं। और एक ऐसा केस हो सकता है जहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबल है, एक्सेलरेशन भी पॉसिबल कांस्टेंट नहीं हो सकता है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में फिलहाल बच्चों क्लास 9 के लिए कुछ चीज अवेलेबल नहीं है, ये क्लास 11 में डील करेंगे, ये हो जाएगा क्लास 11 के लिए, जब आप कैलकुलस पढ़ लेंगे तब तब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करके उसका एनालिसिस कर सकते हैं। पर अभी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये वाला टर्म एनालाइज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म एनालाइज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये वाला, ठीक है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, ये रिक्वायर्ड नहीं है। देखो, तो जैसे मैंने बताया था, स्पीड, स्पीड कहां से आता है, कहां से आता है स्पीड, डिस्टेंस से आता है, ये बात एकदम याद रहना चाहिए। और वेलोसिटी कहां से आता है, डिस्प्लेसमेंट से, इजी है। तो अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस पता है तो स्पीड और वेलोसिटी का भी डिफरेंस पता हो जाएगा बहुत इजीली। कैसे, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज आल्सो द स्केलर क्वांटिटी, सिंपल। Displacement is the vector quantity, velocity is also the vector quantity. See, here it is written. Scalar quantity, vector quantity. Same goes for the distance also. Same goes for the displacement also. दोनों के लिए सेम है, ठीक है। इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया, ये डेफिनेशन क्या है, स्पीड का डेफिनेशन लिख दिया। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर सेकंड बाय मूवी, देखो ये क्या लिख दिया, टी बाई टी लिख दिया, ये तो लिख दिया। यहाँ पे इसका, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, इसका डेफिनेशन लिख दिया। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, या डी फॉर डिस्टेंस था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में लिख दिया, डी आई एस लिख देता हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिफरेंस है सर, डिफिनेशन है इसका। स्केलर वेक्टर दोनों का एक चीज है, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी मैंने कराया था पिछला स्लाइड में, क्योंकि स्पीड को हमेशा इसने पॉजिटिव माना है, क्योंकि स्पीड क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। और नेगेटिव डायरेक्शन फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है, नथिंग एल्स। और देखो, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, मैंने बताया था पॉजिटिव नेगेटिव का वेलोसिटी का मतलब क्या है, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब यही है जिस डायरेक्शन में, देखो नेगेटिव वेलोसिटी का मीनिंग पॉजिटिव वेलोसिटी से पता चलेगा। तो सपोज करो अगर कोई बॉडी जा रहा था पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, ये प्लस एक्स है, तो यहां पे तुम माने, अगर बॉडी, तुम क्या मानोगे, तुम देखो नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है, तुम खुद से मानोगे, तुम खुद मानोगे
कि भाई अगर, भाई दोस्तों, अगर कोई भी बॉडी अगर राइट साइड पॉजिटिव एक्स में जाएगा तो मैं इसे प्लस वेलोसिटी मानूंगा। मैं इसे क्या मानूंगा? ये खुद तुम माने। और अगर कोई बॉडी अगर कोई बॉडी अगर कोई बॉडी अगर कोई बॉडी इस एक्स डायरेक्शन में कहां आएगा? लेफ्ट साइड जाएगा। कहां जाएगा? जस्ट इसके अपोजिट। कहां जाएगा? जस्ट इसके अपोजिट, जस्ट इसके अपोजिट। तो ये साइन क्या बताएगा? तो ये केस को तुम लोग मानोगे पॉजिटिव, बोलोगे ये पॉजिटिव है। और अगर इसका डायरेक्शन सिर्फ उल्टा हो गया, मैग्नीट्यूड सेम है, क्या उल्टा हो गया? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। मतलब ये आदमी गया यहां बी तक गया आदमी, और यहां से ये फिर पलट के आने लगा, पलट के आने लगा। तो नेगेटिव साइन अगर वेलोसिटी आगे लिख रहा है तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? कि आदमी अपना डायरेक्शन को पलट चुका है। अभी ये जा रहा था मान लो ईस्ट की तरफ, तो अभी जाने लगा वेस्ट की तरफ। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, फिजिक्स में नेगेटिव साइन अगर आए, अगर तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, नेगेटिव साइन आए वेलोसिटी का, तो इसका मीनिंग क्या है? जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रहा था उस डायरेक्शन के ऑपोजिट जाने लगा, ऑपोजिट जाने लगा। या जिस डायरेक्शन में तुम पॉजिटिव माने हो उस डायरेक्शन के बॉडी ऑपोजिट जा रहा है। ये है इसका मीनिंग। हाँ, अब स्पीड के बारे में एक बात बोला गया है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है। देखो, एक चीज बोला गया है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। क्या बोला गया है स्पीड के बारे में? क्या बोला गया है कि स्पीड, अगर कोई बॉडी सर्कल में ट्रैवल करे, अगर कोई बॉडी किस में ट्रैवल करे? सर्कल में ट्रैवल करे, ठीक है। किसमें बॉडी ट्रैवल करे? सर्कल में। बहुत इजी है। तो बॉडी मान लो पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और ये ट्रैवल करके ठीक हो रहा है। ये बोर्ड भी बोल रहा है कि नहीं पढ़ना। तो ये ट्रैवल करके वापस से ए पे फिर से आ गया, मींस ए से स्टार्ट हुआ और ए पे ही आ गया। तो इस केस में इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका? हाँ, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ द। तो मैंने बोला था कि डिस्टेंस निकालने के लिए ज्योमेट्री प्रॉपर्टी आना चाहिए, 2πr हो जाएगा क्या इसका डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा भाई? क्योंकि इनिशियल पोजीशन भी यही था, फाइनल पोजीशन भी यही था। तो क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन विच विल बी जीरो। तो अभी आप देखोगे डिस्टेंस तो कभी जीरो हो नहीं सकता अगर बॉडी मूव किया है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, इसीलिए वेलोसिटी जीरो हो सकता है, पर डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। और वेलोसिटी भी जीरो कब हो रहा है? जब बॉडी पूरा सर्कल में घूम जा रहा है तब जीरो हो रहा है। उस केस का एग्जांपल लिया गया है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया था कुछ देर पहले, पूरा फिजिक्स में हम लोग को क्या पढ़ना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, किसी के रेस्पेक्ट में। रेट ऑफ चेंज का मतलब कुछ नहीं है, आपको एक क्वांटिटी को दूसरा क्वांटिटी का रेस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ डिवाइड कर देना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइड कर देना है। तो देखो, इससे एक्सेलरेशन से पहुंचने से पहले हम लोग वेलोसिटी तक पहुंचे थे। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। चलो डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। सबसे पहले पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे ना? अभी अभी जस्ट देखें डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी क्या हो गया था बताओ? डिस्प्लेसमेंट का चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हो गया था ना? हो गया था ना? ठीक है। तो मतलब अगर वेलोसिटी टाइम के साथ, डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है? देखो अगेन सेम ही तरीके का चीज है, अगर मैथमेटिकली देखोगे तो सेम ही तरीका का चीज है।
चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है ये चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है। तो फिजिक्स में ऐसा बहुत सारा क्वांटिटी आएगा, और देखोगे तो एक क्वांटिटी मैं और बता देता हूं जो सिर्फ रेट ऑफ चेंज की तरह काम करता है, पढ़ना है तुम लोग को आगे। फॉर एग्जाम्पल पावर, पावर एग्जाम्पल देता हूं, पावर भी है। पावर भी कुछ ऐसा ही चीज फॉलो करता है, वर्क डन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो देख रहे हो, क्या देख रहे हो, हर जगह डिनोमिनेटर में टाइम 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 है, ये खत्म नहीं हुआ यहाँ पे, ये टाइम डिनोमिनेटर में बहुत जगह जाएगा। इनफैक्ट फोर्स भी पढ़ोगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, देखो इधर भी आएगा, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पी क्या है, लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, ठीक है। तो देखो गौर करने वाला बात क्या है कि हर जगह फिजिक्स में क्या किसके रिस्पेक्ट में चेंज देख रहे हो, इसीलिए इसीलिए और भी क्वांटिटी है, क्वांटिटी खत्म नहीं हुआ है, बहुत क्वांटिटी है ऐसा जो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होता है। तो एक्सेलरेशन एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका मीनिंग है अगर वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम इंटरवल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, तो मैं इसको एक चीज यहां पे कंप्लीट कर देता हूं और यहीं से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी आ जाएगा। यहां ध्यान दो, इधर देखो, चेंज ऑफ वेलोसिटी देखो, तो v को हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी और u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और t हो गया टाइम इंटरवल, और ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ये क्या हो गया एक्सेलरेशन का, इसी को अरेंज कर दोगी, इसी को अरेंज कर दोगी, t को इधर भेज दोगी तो बन जाएगा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या हो जाएगा, ये a इंटू टी आ जाएगा, आ जाएगा a इंटू टी वी माइनस यू हो जाएगा, कोई मुश्किल वाला बात है, अरे यही तो हुआ, a इंटू टी वाई माइनस यू। और इसी को थोड़ा सा और अरेंज करके लिख देंगे तो क्या आ जाता है, इसको ही थोड़ा सा और अरेंज करके लिख देंगे तो क्या आ जाता है, इसी को अरेंज करके लिख देंगे तो आ जाएगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये टू डिफिनेशन सिंपल सिंपल कहां से आ गया, ये पहला लॉ कहां से आ गया, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन से आ गया, सिंपल सिंपल। कभी भी एक्सेलरेशन लिखना है तो यूनिट कभी नहीं भूलना है। तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड और इधर होता है इसका टाइम का सेकंड, तो एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी आप एक्सेलरेशन लिखें तो ये ना भूलें, ये ना भूलें, ठीक है। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैंने बताया था शुरू में कि एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कैसे पता चला वेक्टर क्वांटिटी है, देखो साफ दिख रहा है, एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगा फिर, ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन क्या होगा, वेक्टर ही क्वांटिटी होगा, समझ में आ रहा है। तो देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लास 11 में वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं एरो के साथ, इसीलिए इसको इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको अगर कुछ इसमें याद रखना है तो पूरा का पूरा यही चीज याद रखना है कि a इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है। देखो बताता हूं, ये चीज बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो आपको क्या याद रखना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी, ठीक है। देखो v क्या होता है यहाँ पे, v क्या होता है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी क्या है, u क्या है, हाँ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और इस वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी मींस बॉडी का शुरुआत का वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का मतलब बॉडी का फाइनल वेलोसिटी। तो अगर, और टी क्या है, यही यही u, यही u और यही v, इसी u से v को चेंज करने में बॉडी को, बॉडी मान लो 10 किलोमीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा था और कुछ देर के बाद 15 से ट्रैवल करने लगा, तो इस चेंज में जितना समय लगा वही समय से इसको डिवाइड करना, वही है टाइम बीच का। ये टाइम कौन सा टाइम है,
क्वेश्चन में कुछ 2-3 टाइम का वैल्यू दे दे तो कौन सा टाइम सेलेक्ट करना है आपको? v और u के बीच में चेंज होने का जो टाइम है वही टाइम सेलेक्ट करना है, उसके अलावा कोई और टाइम सेलेक्ट नहीं करना है। अच्छा, एक चीज यहां पे मेंशन्ड है कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में होता है वो बॉडी का मोशन का डायरेक्शन नहीं देता है। आपसे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो क्या बॉडी भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही मूव कर रहा होगा? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मतलब एकदम जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मान लो कोई बॉडी इधर एक्सेलरेट कर रहा है, यहाँ पे मान लो ईस्ट डायरेक्शन है, मान लो यहाँ पे क्या है, ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ पे है ईस्ट डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन इधर है, पर एक्सेलरेशन राइट है, मान लो राइट साइड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बॉडी भी राइट में मूव कर रहा होगा, ये बात याद रहे। समझे? क्या समझे? कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कभी भी बॉडी का एक्चुअल मूवमेंट का डायरेक्शन नहीं हो सकता है। ये लिखा हुआ देखो, इट इज मेंशन्ड दैट द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी डज नॉट, acceleration of the body does not determine its direction of motion। तो अगर कोई आपको बोल दे कि बॉडी राइट साइड एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या बॉडी राइट साइड मूव कर रहा है? नहीं, नहीं कह सकते। तो क्या बताएगा बॉडी कहां मूव कर रहा है? उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या बताएगा? while the velocity determine its direction of the motion। देखो कौन डिटरमाइन करता है? वेलोसिटी बताता है डायरेक्शन ऑफ मोशन। समझे? समझे? एक्सेलरेशन का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है किससे? मोशन डायरेक्शन से। ठीक है, तो हम लोग देखें कि डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो हम लोग देखे थे स्पीड नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो इसका मीनिंग क्या है? देखो एक चीज देख लो तुरंत यहाँ पे, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि स्पीड बढ़ा है हम लोग का, हम लोग स्पीड गेन किए हैं। जब बाइक को एक्सेलरेट करते हैं तो स्पीड क्या होता है बाइक का? बढ़ता है ना, बढ़ता है ना। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है? स्पीड इंक्रीज हुआ है, स्पीड इंक्रीज हुआ है। और अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है तो क्या बोलेंगे? इसी को बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं इसको? रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं इसको? रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिटार्डेशन, इसे क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है रिटार्डेशन का मीनिंग? यस, यानी बॉडी में ब्रेक लगा है, बॉडी में क्या लगा है? ब्रेकिंग लगा है, बॉडी में ब्रेक लगा है, ब्रेक लगा है, ब्रेक लगा है, फ्रिक्शन उसको रोका है, एनी कॉज, मतलब बॉडी का स्पीड डिक्रीज हुआ है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होगा कि फाइनल वेलोसिटी बड़ा होगा किससे? इनिशियल वेलोसिटी किससे? यानी कि जो शुरुआती वेलोसिटी था, जो बॉडी का वेलोसिटी था स्टार्टिंग में, जो बॉडी का वेलोसिटी था स्टार्टिंग में, उससे स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब नेगेटिव एक्सेलरेशन है तब क्या होगा? स्पीड क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा किससे? इनिशियल वेलोसिटी से। बॉडी रुक जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा, है ना। तो दोनों बॉडी को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज था। तो हम लोग एक्सेलरेशन भी देख लिए, सब कुछ देख लिए। ठीक है, आई थिंक आज का क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देंगे, इसके बाद हम लोग को ग्राफ पढ़ना है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आई थिंक। लेट मी सी, हाँ एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, हाँ। तो इसके बाद हम लोग को ग्राफ ही पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद ग्राफ ही पढ़ना है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस अगर हो तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, न्यूमेरिकल अगर कुछ हो तो। ठीक है,
एक और चीज हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, एक और चीज एक्सेलरेशन में, एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, एक और चीज हम लोग एक्सेलरेशन में देख लेते हैं। देखो एक और चीज हम लोग देख लेते हैं जो न्यूमेरिकल में काम आता है, जो एक्चुअली तो ग्रेविटी में पढ़ना है हम लोग को, ये टॉपिक पढ़ना है किसमें, ग्रेविटी में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है, ग्रेविटी में पढ़ना है ये टॉपिक, लेकिन ये बहुत यूज होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या, हाँ, ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देख रहे हैं हम लोग। तो देखो देखो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि देखो बॉडी को जब हम लोग कहाँ फेंकते हैं, कोई बॉडी को हम लोग नॉर्मल अर्थ का एटमोस्फेयर में कभी भी ऊपर फेंकते हैं, कहाँ फेंकते हैं, ऊपर ग्राउंड के, ये जो मान लो ग्राउंड है, फॉर एग्जांपल लेट सपोज दिस इज द, सपोज ये रहा ग्राउंड, और ग्राउंड से कोई लड़का कोई स्टोन फेंका, स्टोन ऊपर फेंका, तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मीनिंग क्या होता है कि कभी भी कोई बॉडी अर्थ में, अर्थ के रिस्पेक्ट में उसको ऊपर फेंके, तो इस पे एज सुन एज ये लड़का का हैंड लीव करेगा, एज सुन एज इट विल लीव, तो उस पे क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, इस बॉल पे क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे ग्रेविटी, ग्रेविटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। वेरी गुड, जो कुछ नहीं है mg लगना स्टार्ट हो जाएगा, mg इज द फोर्स, mg इज द फोर्स। और बॉडी का एक्सेलरेशन किधर होगा, हमेशा अर्थ के टूवर्ड्स विथ अ जी, विथ जी। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, a equals to g, g is the acceleration due to gravity, acceleration due to gravity क्या कहते हैं, g, स्मॉल g कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, स्मॉल g कहते हैं। ग्रेविटेशन में जो g पढ़ते हैं सो कैपिटल G उसमें आता है, 9.8 मीटर पर सेकंड, ये ग्रेविटेशन में इसका वैल्यू निकल जाता है एग्जैक्टली, ये वैल्यू कैसा है, ठीक है, ये अर्थ का। तो अर्थ पे कोई बॉडी को अगर आप ऊपर फेंकेंगे तो इसका मीनिंग क्या, बॉडी कितना स्पीड से एक्सेलरेट होगा अर्थ के टुवर्ड्स, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अर्थ, अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ का सरफेस लीव करता है, जो अर्थ का सरफेस लीव करता है, उसको कहां खींचती है, अपने सेंटर के टुवर्ड्स, अपने सेंटर के, विथ अ फोर्स ऑफ mg, विथ अ फोर्स ऑफ, और एक्सेलरेशन कितना होगा g, विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट होगा पूरा अर्थ के लिए, एक्चुअली थोड़ा चेंज करता है, पोल्स पे इसका वैल्यू अलग होता है, जब आप पोल पे जाओगे तो जी का वैल्यू बढ़ जाता है, इक्वेटर पे वैल्यू जी का कम होता है, जो इसमें नहीं पढ़ना है, ग्रेविटेशन में पढ़ना है क्लास 11 में, क्लास 11 में पढ़ना है कि जी का वैल्यू चेंज कैसे होता है। क्लास 9 के लिए आप लोग सिर्फ इतना जानो जी का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट, जी का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जी का वैल्यू 9.8 ऑलवेज पुलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, हमेशा अर्थ के तरफ खींचता है बॉडी को। तो कोई बॉडी को ऊपर खींचोगे तो बॉडी हमेशा नीचे आना स्टार्ट कर देगा, बॉडी हमेशा नीचे आना स्टार्ट कर देगा। गौर करने वाला बात यह है, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो यहाँ से आ सकता है, जो आता है, जो पूछा जाता है, वो क्या है बताते हैं। देखो जी का प्रॉपर्टी जान लो। अभी देखोगे ये जी जो है हर एक बॉडी पे जी सेम लगता है, हर एक बॉडी पे जी। तो एक क्वेश्चन सिंपल आ जाएगा, एक सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बुक में भी लिखे रहता है ऐसा क्वेश्चन। एक सिंपल क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि अगर एक स्टोन को, एक स्टोन को, किसको, स्टोन को, और एक यहाँ पे कोई सा भी कोई भी बर्ड का फेदर को, बर्ड का कोई भी चिड़िया का फेदर को, ठीक है, फेदर मीन्स उसका पंख, ठीक है, बर्ड्स फेदर, दोनों को अगर ड्रॉप किए, दोनों को हम लोग क्या किए, ड्रॉप किए, तो जमीन पे पहले कौन आएगा, टोन आता है हकीकत में। और अगर तुमको हम कंडीशन दे दें कि यहां पे नेगलेक्ट एयर रेसिस्टेंस, एग्जाम में क्या लिख दे, नेगलेक्ट एयर रेसिस्टेंस, या फिर क्या बोल दे, या फिर क्या बोल दे कि ये वैक्यूम बोल दे, क्या बोल दे, वैक्यूम बोल दे, या क्या बोल दे, नेगलेक्ट एयर
रेसिस्टेंस, क्या बोल दे, एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट करने बोल दे, तो उस केस में यही जी का प्रॉपर्टी है। दोनों बॉडी पे अगर दोनों बॉडी को ड्रॉप कराया गया, फ्री फॉल कराया गया है, यानी इनिशियल वेलोसिटी दोनों में क्या है, जीरो, दोनों बॉडी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो दोनों सेम ही एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है। तो स्टोन कितना भी भारी है, स्टोन फेंको, चाहे बर्ड का फेंको या एक हाथी को नीचे गिरा दो, सारा लोग एक साथ ही धरती पे टच करेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि जी, स्मॉल जी जो है, स्मॉल जी किस पे नहीं डिपेंड करता है, ये ग्रेविटेशन में इसका प्रूव है, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ फॉलिंग बॉडी, जो बॉडी गिर रही है उसके मास पे डिपेंड नहीं करता। तो इसीलिए स्टोन है, बर्ड का फेदर है, या फिर कोई भी भारी से भारी ऑब्जेक्ट है, ये कभी भी हमेशा एक टाइम पे ही नीचे गिरेगा, एक टाइम पे ही नीचे गिरेगा, सबका वैल्यू ये सेम होगा। तो यही था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। यहीं पे हम लोग आज का क्लास अपना फिनिश करते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन।